हेलो एवरीवन। तो न्यू थाईबीएल सीरीज व्हेन लाइट फेड्स का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो चलिए बिना देरी के इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को भी लाइक और कमेंट करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रूम को देखते हैं जो गांव वाले एक आदमी के साथ जा रही होती है और बात कर रही होती है। और वो आदमी कहता है कि अच्छा है आप यहाँ पर आ गई, कुछ गांव वालों को आपकी मदद की ज़रूरत थी, चलिए आप हमारे साथ। तभी रूम कहती है हाँ मुझे गांव वालों की चिंता है, अभी तो मैं आप सबको दवाइयाँ दे देती हूँ, आगे कोई परेशानी हो तो मुझे या कैमरेड फा को इन्फॉर्म करना मत भूलना। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी पीछे से रूम का मुँह बंद कर लेता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। आगे हम बेस का सीन देखते हैं जहां पर राविन मदा आपस में बात करके चल रहे होते हैं। तभी मदा कहती है कि जब से कैमरे डिप्लॉइंग मरे हैं हमारा बेस तो बिल्कुल सुनसान हो गया है और बेईतोंग भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है, वो तो खाना भी नहीं खाती है। तभी उनकी नज़र सिला पर पड़ जाती है। राविन पूछता है सिला तुम क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है मैं कुछ आर्टिकल्स को देने जा रहा हूँ जो जल्दी ही कल न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। तभी मदा कहती है कि अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी भागकर आता है और वो बताता है कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने हमारे लीडर को मारा था। सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि योए डैन को ले आता है और वो और फा मिलकर उसे कमरे में बांध देते हैं। राविन, सिला और मदा भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी राविन उसे पहचान जाता है और कहता है वो डैन है, लेकिन उसकी आवाज़ को वो सब चुप कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ योए डैन से कह रहा होता है कि जो मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, तुम भी अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते होगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फा आ जाता है और वो डैन को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो रूम के किडनैप होने के बारे में बताता है। तभी योए पूछता है कि कब से वो यहाँ पर नहीं है। तभी वो आदमी बताता है कि रूम कुछ देर पहले ही गांव में मेडिसिन देने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फा उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर रूंग यहाँ से गायब हो गई है तो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि गाँव के लोग पैनिक करें। और इतना कहते हुए वो गुस्से से उस आदमी को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राविन अपने दोस्तों से बता रहा होता है कि जिस आदमी को योए और फा पकड़ के लाए हैं वो डैन है, जो मेरे फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, वो हमारा नेबर है। उसकी बात सुनकर सिला और मदा कहते हैं कि इस बारे में तुम अब चिंता मत करो और ना ही इस बारे में किसी से कोई बात करना और उसके पास भी मत जाना, क्योंकि अब हम और वो अलग अलग हैं, शायद दुश्मन। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि योए डैन के लिए दवाइयाँ लेने आता है। तभी वहाँ पर मदा आ जाती है और वो पूछती है कि कैमरेड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपको दवाइयों की ज़रूरत है? तभी योए कहता है कि मुझे उस आदमी की गोली निकालनी है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है, तुम वो दवाइयाँ मुझे निकाल कर दे दो। मदा वो दवाइयाँ उसे देती है और पूछती है कि क्या उसकी गोली आप खुद निकालने वाले हैं? अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो बता दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगी। तभी योए कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यगुआर आ जाता है और वो मदा से कहता है कि मैं आपसे अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहता हूँ। तभी योए पूछता है कि तुम्हारी मॉम अब कैसी है? तभी यगुआर जवाब देता है कि अभी तो मेरी मॉम की तबीयत स्टेबल है, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ बेस की दवाइयाँ दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मदा योए को दवाइयाँ तैयार करके दे देती है और जैसे ही योए उन्हें लेकर जाता है यगुआर पूछता है कि क्या उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही लीडर को मारा था? तभी योए कहता है अभी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन अभी तक बंधा रहता है। तभी उसके पास योए दवाई लेकर आता है और उसकी गोली निकालने के लिए उसके बिल्कुल पास आकर बैठ जाता है। योए उसकी गोली उसके हाथ से निकालता है और कहता है कि तुम एक हाई मिलिट्री रैंक के ऑफिसर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हम पर नज़र रखने के लिए आए, तुम असल में चाहते क्या हो? तभी डैन उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी योए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने स्किल्ड ऑफिसर होके हमारी पकड़ में इतना जल्दी आ गए, क्या ये सब तुम्हारी प्रिपरेशन का हिस्सा था या तुम्हारा कोई प्लान था? तभी हम देखते हैं कि योए डैन की गोली निकाल देता है, साथ में उसे ये भी कहता है कि तुम किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ
वहाँ से वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। तभी डैन कहता है कि तुम ये बात जानते भी नहीं हो कि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट कौन होने वाला है। लेकिन डैन की बातों को नज़रअंदाज करके योय वहाँ से चला जाता है। योय के जाते ही वहाँ पर राविन आता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो और डैन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। राविन पूछता है कि डैन तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी डैन बताता है कि वो एक पर्पज़ के साथ आया है, वो उसे देखना चाहता था। और आंटी ला और भी राविन की परवाह कर रही है, वो बहुत दिनों से बीमार चल रही है। यहाँ पर वो उसकी माँ के बारे में बात कर रहा था। तभी वो वापस से राविन को अपने साथ चलने के लिए कहता है चलो तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। लेकिन राविन मना कर देता है और कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ, अब मैं वापस पीछे मुड़कर नहीं जा सकता। तब डैन कहता है मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तभी वहाँ पर योय आ जाता है और वो कहता है कि पहले तुम अपने आप को बचाने के बारे में सोचो। कहते हुए योय राविन को डैन से दूर करने लगता है, लेकिन डैन उसे बार बार मना करता है। तभी योय गुस्से से कहता है कि मेरे लोगों से दूर रहो। कहते हुए वो राविन को बाहर जाने के लिए कह देता है और राविन कहता है बस 5 मिनट मुझे बात कर लेने दो। तभी योय गुस्से से कहता है 5 मिनट, तुम्हें कोई 5 मिनट नहीं मिलेंगे। तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर यहाँ पर मेरे सिवा कोई और आता तो अब तक वो तुम्हें गद्दार समझकर मार चुका होता। निकलो यहाँ से बाहर। कहते हुए वो राविन को बाहर भेज देता है। जैसे ही राविन बाहर आता है वह उस पर अपनी गन तान लेता है और कहता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। तभी योय बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो मेरे साथ उस कैदी के मरहम पर दवाई लगाने के लिए आया था, इसे मैं अपने साथ लेकर आया था। तभी फा कहता है तुम दोनों साथ में नहीं आए थे। तभी योय कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए राविन योय का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर फा से दूर आ जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि राविन और योय नदी के किनारे होते हैं। तभी योय पूछता है कि तुम उस कैदी के पास क्या कर रहे थे। तभी राविन बताता है कि वो मेरा पड़ोसी है, उसका नाम डैन है, हम बचपन में हमेशा साथ खेले थे इसलिए मैं उसे जानता हूँ। लेकिन प्राइमरी स्कूल के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गया था, उसके बाद हमारे बीच बात नहीं हुई, वो मेरे बड़े भाई के जैसा है। कहते हुए वो योय को समझाने लगता है। तभी योय कहता है कि आज के बाद उसके पास मत जाना, मुझसे वादा करो कि तुम उसे देखने के लिए नहीं जाओगे। तुम उसके इस तरह मिलने के लिए जाओगे तो तुम्हें लोग गद्दार समझ लेंगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कहते हुए योय वहाँ से जाने लगता है। तभी राविन कहता है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। कहते हुए राविन योय का हाथ पकड़ता है और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि राविन और योय एक साथ होते हैं। तभी राविन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। राविन और योय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। योय चारों तरफ देखता है और तभी राविन से पूछता है आंटी लोरा कौन है। तभी राविन बताता है वो मेरी मॉम है। तभी योय कहता है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। तभी राविन कहता है कि हमें एक दूसरे के बारे में नहीं पता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों तो ज़िंदगी भर साथ रहने वाले हैं तो एक दूसरे के बारे में जान ही जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि योय और राविन अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मदा और बेईतोंग एक साथ बैठे रहते हैं, जहां मदा बेईतोंग का थोड़ा सा मेकअप कर रही होती है, साथ ही उसे सजा रही होती है। एक लड़की की जो सजने संवरने की नीड होती है उसे सिर्फ मदा ही समझ पाती है और वो बेईतोंग की इस ख्वाहिश को पूरा कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बेईतोंग अपने फादर को याद कर रही होती है। तभी मदा कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो तो बेईतोंग के दिल में है। कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। तभी वहाँ पर फा आ जाता है जो लीडर के सामान को इधर उधर करना शुरू कर देता है, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था। बेईतोंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है ये सामान मेरे पापा का है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फा नहीं मानता और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि फा जंगल में बैठकर राविन के बारे में पता लगा रहा होता है। वो उन पेपर्स को पढ़ता है जो वो लीडर के कमरे से लाया था और जैसे ही वो राविन के पापा का नाम पढ़ता है वो शॉक्ड रह जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा कैमरेड आता है और वो बताता है कि कैमरेड रूम को सोल्जर्स ने पकड़ा है और वो बदले में अपने सोल्जर्स की डिमांड कर रहे हैं, वो गिव एंड टेक बोलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि फा इस बारे में मीटिंग लेता है और बात करता है कि हमें कैमरेड रूम को वापस लाना ही होगा। तुम और कैमरेड योय अपनी आर्म फोर्स संभालोगे और उस एरिया में जाओगे। हम अपनी एक फ़ौज तैयार करेंगे जो कैमरेड रूम को वापस लाएगी और हम अपने लोगों का भी ध्यान रखेंगे। ये सब कुछ हमें आज रात ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो कैमरेड वहाँ से चला जाता है और योय वहाँ पर बैठा रह जाता है। तभी जब योय जाने लगता है तभी कैमरेड फा उसे रोकते हुए कहता है रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी योय उसकी तरफ पलट कर देखता है और फा उसके सामने
उसी फाइल को पटक देता है जिसमें राविन का डिटेल था। और जब राविन के बारे में योए को पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। जब वो राविन के पापा का नाम देखता है तब उन्हें एक पुरानी याद आती है कि फा और योए का राविन के पापा से झगड़ा हुआ था। उन्होंने उसके साथ हाथापाई की थी क्योंकि उनका आरोप था कि उनकी वजह से उन दोनों के फादर को जान से मारा गया है। यहाँ हमें एक चीज़ और पता चलती है कि फा और योए पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो जस्टिस के लिए राविन के पापा को खरी खोटी सुनाते हैं लेकिन उसके पापा नहीं सुनते हैं। वेल गाइज, मुझे यहाँ एक और चीज़ पता चली कि जिसके खिलाफ केस चल रहा था और राविन के पापा ने जिसे अरेस्ट किया था वो योए के पापा थे। तो फा यहाँ पर क्या कर रहा था? क्या उन्होंने फा को अडॉप्ट किया था या फिर कुछ और बात थी? खैर, ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा क्योंकि जब रूंग फा की बहन है तो योए शायद उनका फैमिली फ्रेंड रहा होगा जिस वजह से वो पहले योए को पसंद करती थी। खैर, आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टाफ कहता है कि तुम्हारे पापा को कोर्ट ने गिल्टी बताया है तो फिर तुम हम पुलिस वालों को कैसे ब्लेम कर सकते हो। योए और फा उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो पुलिस वालों के साथ झगड़ा करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि राविन के पापा भी उन्हें वार्न करते हुए अपने ऑफिस से निकाल देते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इस वजह से फा और योए बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद हम वापस से आज का सीन देखते हैं जहाँ पर योए कहता है मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा। फा बोलता है तुम ये कैसे हैंडल करोगे? तभी सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है कि फा तो डिसाइड कर चुका होता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर को मार ही डालेगा। योए उसे बार बार मना करता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए लेकिन फा नहीं मानता। और हम देखते हैं कि जब वहाँ से राविन के पापा गुजर रहे होते हैं तभी योए के मना करने के बाद भी फा उन पर अटैक कर देता है और उनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राविन के पापा फा को अपनी बंदूक से शूट करने वाले होते हैं लेकिन योए फा को बचाने के लिए राविन के पापा को चाकू मार देता है। उसके बाद वो दोनों हैरान रह जाते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पर राविन के पापा की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि अब योए के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो अब क्या करे। तभी फा उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि राविन को यहाँ पर रहकर ये पता चल जाए कि तुमने ही उसके पापा को मारा था? तभी फा आगे कहता है सुनो मेरी बात, हम इस मुद्दे को यहीं पर दबा देते हैं। तभी योए कहता है कि तुम्हें इस बेस का लीडर बनना है या तुम्हें जो भी करना है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये मामला अपने आप हैंडल कर लूँगा। योए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि योए अपने आप को तकलीफ़ दे रहा होता है। वो अपने हाथ से पेड़ पर पंच कर रहा होता है क्योंकि उसने जिस बच्चे को अनाथ किया था वो कोई और नहीं बल्कि राविन ही था। और उस रात वो राविन की ही बात कर रहा था। जो कहानी राविन को सुनाई थी वो तो खुद राविन की ही कहानी थी। और जब योए अपने आप को इस तरह हर्ट कर रहा होता है तभी राविन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। राविन कहता है कि आप अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो? क्या आप जेलस हो तो ये बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी योए कहता है कि मेरी फा के साथ बस थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, इस वजह से मैं गुस्से में हूँ। तभी राविन कहता है छोड़ो ये सब बातें, चलो मैं आपके घाव पर पट्टी कर दूँ। तभी योए कहता है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि राविन और योए वहाँ से अपने बेस की तरफ वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योए वापस से डैन के पास जाता है और कहता है कि जब तुम यहाँ से चले जाओ तब यहाँ दोबारा कभी वापस मत आना। तभी डैन कहता है कि मैं यहाँ पर आऊँगा या नहीं ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने एक बंदे को यहाँ से वापस लेकर ही जाऊँगा। तभी योए भी उस पर तंज कसते हुए कहता है कि क्या राविन को पता है कि वो तुमसे बिलोंग करता है? तभी डैन कहता है एक ऐसे गंदे जगह पर जहाँ पर रहना कोई नहीं चाहता, अगर तुम यहाँ पर रहकर खुश हो तो ये खुशी तुम्हें मुबारक हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राविन योए का इंतजार करते हुए सो जाता है। योए उसके पास आता है और धीरे से उसका चेहरा छूता है। तभी राविन की आंखें खुल जाती हैं। योए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? राविन बताता है कि वो योए का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे योए की चिंता थी, क्योंकि आज योए ने कैमरेड फा के साथ लड़ाई की है। तभी योए कहता है तुम जाकर सो जाओ। तभी राविन कहता है लेकिन तुमने तो अपनी दवाइयाँ ली ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चोट पर दवाई लगा ही नहीं पाया। कहते हुए राविन योए का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ अंदर चलो। तभी हम देखते हैं कि राविन योए के हाथ पर दवाई लगाता है जो पेड़ पर मारने की वजह से उसके हाथों में लग गई थी। तभी योए भी उसे हैरानी से देखता है। तभी राविन भी उसके साथ बात करते हुए कहता है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो? उसकी बात
बात सुनकर योय कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रहा हूँ। तभी योय आगे पूछता है कि क्या यहाँ आकर तुमने कभी खुशी महसूस की है या तुम्हें डर लगता है कि ये सब बहुत बुरी तरह से अंत हो जाएगा। तभी राविन कहता है इंसान क्या तो जिंदगी का हकदार होता है या मौत का, और हम ये नहीं जानते हैं कि हम फिलहाल किसके हकदार हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह मौत से डरते रहे तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने अपनी पूरे दिल से कोशिश नहीं की तो फिर अंत में हमारे हाथों में सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा। तभी योय राविन का हाथ पकड़ता है और कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी राविन कहता है कि तुम्हें जिंदगी में आने वाले हर एक पल की खुशी को एंजॉय करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। कहते हुए राविन योय के फोरहेड पर किस कर लेता है, उसके बाद उसकी नोज को किस करता है, धीरे धीरे वो उसके लिप्स को किस करता है और फिर उसकी चिन तक आ जाता है। फिर दोनों के बीच एक खूबसूरत सा किस होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि योय कहता है आज के लिए इतना बहुत है। तभी राविन कहता है कि आपको उस सोल्जर से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूँ और वो आप हो। ये बात सुनकर योय भी हल्का सा नॉर्मल होता है। उसके बाद योय और राविन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मादा बेईतोंग को अपने गले से लगाए हुए रहती है और वहीं पर येगुआर भी बैठा रहता है, और यहाँ पर दोनों बंदी बनाए गए कैदियों की रिहाई का वक्त होता है, जहाँ पर डैन पहले तो राविन को देखता है लेकिन राविन उसे नज़रअंदाज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि योय जब डैन को बेईतोंग के पास लेकर आता है तो डैन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने गलती से उसके पापा को मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि डैन के सिर पर काला कपड़ा ओढ़ाया जाता है और उसे जंगल के रास्ते से सोल्जर्स को देने के लिए लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब दोनों कैदियों की अदला बदली की जा रही होती है तभी डैन योय से कहता है कि जाकर विन को बता देना कि जो इंसान उससे प्यार करता है वो उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है। लेकिन योय उसे नज़रअंदाज करते हुए उसे आगे की तरफ ले जाता है और उसे उसके लोगों को सौंप देता है और बदले में कैमरेड रूम को ले आता है। दोनों के बीच में वापस से दुश्मनी वाला आई कांटेक्ट होता है और दोनों के लोग अपने अपने साथी को पकड़कर जंगल की तरफ अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में चलते हुए एक कैमरेड फूफा जो योय का बहुत अच्छा दोस्त है वो पूछता है कि सोल्जर तुमसे क्या कह रहा था। योय कहता है कुछ नहीं। तभी फूफा पीछे देखते हुए कहता है देखो कैमरेड शेंग आ रहा है। तभी योय पीछे मुड़कर देखता है। तभी फूफा उसकी तरफ चिढ़ाने वाली नज़रों से देखकर बोलता है तो बताओ ये सब कब से शुरू हुआ। तभी योय उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी परेशानी हो। तभी फूफा कहता है कि एक डाकिया होने के नाते मैं इस जंगल में हर जगह जाता हूँ, मैं शहर में भी जाता हूँ और मैं इस जंगल के बाहर की तरफ भी जाता हूँ। मैं अलग अलग तरह के लोगों से हर जगह मिला हूँ, लेकिन अगर मैं किसी कपल को ऐसे देखता हूँ जिनके बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप हो तो मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तभी योय पूछता है एक लड़का लड़के को पसंद करे और एक लड़की लड़की को, तो क्या तुम इससे नफरत करते हो। तभी फूफा कहता है कि ये तो सिंपली सी बात है, जो इंसान जिसके साथ रहना चाहता है, जिससे प्यार करता है वो उसे चुन सकता है, इसमें बुरा ही क्या है। अब मुझे बताओ क्या तुम और राविन एक दूसरे को पसंद करते हो। तभी योय मुस्कुराने लग जाता है। तभी फूफा कहता है देखो हमारा कैमरेड योय शाय कर रहा है, हमारा कैमरेड योय भी प्यार में पड़ गया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। कहते हुए फूफा भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन अपने कैंप में होता है, वहीं पर उसके पापा आते हैं और उसे डांट मारते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम जो भी करने की योजना बना रहे हो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते, क्या ये इतना मुश्किल है। तभी डैन कहता है कि अगर मैंने आपको पहले बताया होता कि मैं वहाँ पर बंधक बनने जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे वहाँ जाने देते। तभी उसके पापा कहते हैं कि पूरे जंगलों में छात्र मौजूद हैं लेकिन तुमने जानबूझकर उसी बेस में जाने का फैसला किया, क्या इसका कोई जानकारी से लेना देना है जिसकी जानकारी के लिए मैंने तुम्हें पहले कहा था। तभी डैन कहता है कि नहीं ये उससे रिलेटेड नहीं है पापा, और जहाँ तक आप बान सेंग दाओ बेस का सवाल है पूछ रहे हैं तो वो हेड क्वार्टर के सबसे करीब का बेस है। अगर ये जगह गिरती है, तबाह होती है तो बाकी सब भी ढह जाएंगे। इस मामले को सुलझाना चाहता था इसीलिए मैं वहाँ पर गया। तभी डैन के पापा बोलते हैं कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम हमला करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ये सभी ऊंचे अधिकारियों की नीति है, जो अगर छात्रों को वापस लाना है तो छात्रों को वो वापस लेकर आएंगे, हम नहीं। तभी डैन कहता है कि क्या हम अब और ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। तभी डैन के पापा कहते हैं कि हाँ, अब लीडर्स और नेताओं को ये एहसास हो गया है कि उन विद्रोहियों का पीछा करना अपने ही बच्चों को मारने जैसा है, इसलिए अब उन्हें जंगल से वापस लेकर आना ये उनका खुद का काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेईतोंग राविन और मदा के पास बैठी होती है, जहां राविन उसके चेहरे पर
क्रीम से डॉट बना रहा होता है। तभी बेईतोंग कहती है कि मैं हिरण नहीं हूँ। तभी राविन कहता है कि तुम अगर हिरण नहीं बनना चाहती हो तो तुम बिल्ली भी बन सकती हो। तभी वो कहती है कि ठीक है फिर तो और लगाओ। तभी राविन और मदा दोनों बेईतोंग का ख्याल रखने लगते हैं। तभी मदा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए फूलों का क्राउन बन गया है। इतना कहते हुए मदा उसे वो क्राउन पहना देती है और कहती है अपने आप को आईने में देखो। बेईतोंग जब अपने आप को मिरर में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर सिला आ जाता है और कहता है कि बेस का नया लीडर चुन लिया गया है और वो बाहर बुला रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फा खड़ा रहता है और कहता है कि आज से मैं बेस का नया लीडर हूँ। आज से मैं इस बेस का पूरा ध्यान रखूँगा। मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह सेम रहेगा। बस कुछ चीज़ों में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। हम कुछ मामलों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन अच्छा होगा कि हम नियमों का पालन करें। और नया नियम ये है कि जब लीडर बोलेगा तो सभी को उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अब 2-4 कैमरेड मेरे साथ चलो ताकि हम पुराने लीडर का सामान यहाँ से हटा सकें। तभी फा की इस बात का विरोध करने के लिए मदा और राविन आगे आते हैं। राविन कहता है कि मैं बेईतोंग के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। बेईतोंग का जन्म यहाँ पर हुआ है। अब तुम उसे अचानक से यहाँ से निकाल रहे हो, वो कहाँ जाएगी। तभी मदा भी आगे आती है और वो कहती है कि बेईतोंग को थोड़े दिन हमारी ज़रूरत है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी वो इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक है, उसे हम यहाँ से ऐसे किस तरह जाने दे सकते हैं। तभी फा राविन को दूर धक्का मारकर गिरा देता है और कहता है तुम मेरा काम बहुत ज़्यादा ख़राब करते हो। उसके बाद वो बेईतोंग के कमरे की तरफ भाग जाता है। बाकी सभी कैमरेड भी उसका पीछा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेईतोंग कमरे में अकेली बैठी रहती है। फा वहाँ पर आता है और अपने लोगों के साथ पुराने लीडर का सामान बाहर उठाकर लेकर जाता है। बेईतोंग उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है कि ये मेरे पापा का सामान है, कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन फा नहीं सुनता और वो पुराने लीडर का सारा सामान उठाकर बाहर ले आता है। तभी उसे वापस से राविन रोकता है और कहता है कि तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फा राविन को डांटते हुए कहता है कि तुम हमेशा मेरा काम खराब करते हो, दूर हटो मुझसे। फा राविन को वापस से मार पाता इससे पहले वहाँ पर योय आ जाता है और वो उसे राविन से दूर कर देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तभी फा योय को कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी बेईतोंग फा के हाथ पर काट लेती है और वहाँ से जैसे ही भागने वाली होती है तभी फा गुस्से से बेईतोंग के बाल काट देता है और कहता है यहाँ पे सजना संवरना मना है। उसके बाद हम देखते हैं कि फा की ऐसी हरकत से राविन उसे बहुत गंदी गाली देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फा और राविन के बीच में वापस से लड़ाई झगड़ा होने वाला होता है। तभी योय बीच में आ जाता है और वो एक मुक्का खींचकर फा को जड़ देता है और कहता है कि इसके बाद अगर तुमने और ज़्यादा करने की कोशिश की तो फिर तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद योय लगातार फा पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है और वहीं हम देखते हैं कि बेईतोंग रोते हुए जंगल की तरफ भाग रही होती है और उसे अपने पापा के साथ बिताए हुए पल वापस से याद आते हैं। उसे याद आता है कि जब वो एक बार अपने पापा के सामने इसी तरह तैयार होकर गई थी तब उसके पापा ने कहा था कि वो बहुत अच्छी लगती है बालों में फूल लगाकर, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि अगर बेईतोंग ऐसे सज संवर कर रहेगी तो बेस की दूसरी औरतें भी ऐसा ही करेंगी और वो भी फूल तोड़ेंगी और इस तरह फूल बहुत कम पड़ जाएंगे और हमें फूलों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तभी बेईतोंग कहती है कि वो समझ गई कि उसके पापा क्या कहना चाहते हैं, आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगी और अगर उसे सजना होगा तो वो सिर्फ अपने पापा को परी बनकर दिखाएगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत अच्छी कैमरेड बनोगी। बेईतोंग को यही सब बातें याद आ रही होती हैं और बेचारी यही सब बातें सोचती हुई जंगल की तरफ भाग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योय फा को पीटता हुआ जंगल में ले आता है। फा कहता है कि तुम्हें मुझसे आखिर इतनी नफरत क्यों है और तुम मुझे उस लड़के के लिए क्यों मार रहे हो, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।